वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितिश और आज है हमारा लेक्चर कार्नोट इंजन पे। थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला लेक्चर में हम करेंगे कार्नोट इंजन, लेकिन उससे पहले हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलो हेडिंग डाल लो, आज का लेक्चर कार्नोट इंजन। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है बच्चों जो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस लौट के आ जाए, वो प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस लौट के ना आ सके वो होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपल सी चीज़ है। तो क्या हो गई हमारे पास, इट इज़ ए प्रोसेस which returns to its initial state without any change in the surrounding। जो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस लौट के आ जाए। अब जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, वैसे तो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती, ये एक आइडियल कंसेप्ट है। कोई भी प्रोसेस 100% रिवर्सिबल होती ही नहीं है। ऐसे हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या आ जाएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होंगी, ये वो प्रोसेस होंगी जो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस लौट के ना आए। इट इज ए प्रोसेस which does not returns to its initial state। जो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस लौट के ना आए, वो हो गई इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब जैसे हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया है ना, अगर आयरन को जंग लग जाता है तो फिर से वो प्रोसेस सिंपली नहीं हो पाती। और जैसे हमारे पास एक, मान लो हमने क्या किया, हमारे पास एक ये हमारे पास एक रूम है या फिर एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हीट फ्लो होके इसमें चली जाएगी, है ना, यहाँ से हीट फ्लो होके इसमें चली जाएगी जब तक इनका टेम्परेचर लगभग इक्वल नहीं हो जाता। लेकिन हम इसको वापस नहीं कर सकते, है ना, हम इसको, ये अपने आप वापस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात करते हैं कार्नोट इंजन की। अब हमारे पास आता है कार्नोट इंजन। पहली बात तो कार्नोट इंजन जो होता है, कार्नोट इंजन, पहली बात तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और ये माना जाता है कि कार्नोट इंजन से एफिशिएंट कोई इंजन हम बना भी नहीं सकते हैं। क्या होता है इसमें, क्या होगा इसमें, एक साइंटिस्ट था साडी कार्नोट, उसने अपने उसके नाम पे ये इस इंजन का नाम पड़ा है कार्नोट इंजन, ठीक है। इसमें होगा क्या, सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। कैसी होगी ये, सॉरी ये कैसी प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी।
कैसी प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। मतलब जो प्रोसेस है हमारी वो फिर से उसी स्टेट में आ जाएगी जिस स्टेट में पहले थी, जहाँ पे पहले थी अपने इनिशियल स्टेट में ही वापस लौट के आ जाएगी। ठीक है। सेकंड चीज़, इसमें हमारे पास हमने हीट इंजन में पढ़ा था, हीट इंजन में जैसे हमारे पास तीन चीज़ें होती है, एक सोर्स होगा हमारे पास, एक हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस होगा और एक हमारे पास सिंक होगा। सेम टू सेम तीनों चीज़ें यहाँ पे होंगी। हमारे पास एक सोर्स होगा, एक वर्किंग सब्सटेंस होगा और एक हमारे पास क्या होगा, सिंक होगा। ठीक है। होगा क्या इसमें, ये मैंने क्या लिया, एक सोर्स ले लेते हैं। चलो इसमें होगा क्या, देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। ये हमने ले लिया एक सोर्स, ये हमने ले लिया सोर्स, ठीक है, जो किस टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे है। एक मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड ले लिया, एक हमने ले लिया इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है। इसकी जो ये सोर्स है ये कैसा है, ये कंडक्टिंग है। एक हमने ले लिया सिंक ले लिया, ये भी कंडक्टिंग है, ये लोअर टेम्परेचर पे है T2 पे। एक हमने लिया वर्किंग सब्सटेंस, एक हमने लिया वर्किंग सब्सटेंस। हमने वर्किंग सब्सटेंस की जगह पे हमने क्या ले लिया, ये हमने इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये हमने एक पिस्टन लगा दिया। इसके अंदर ले ली हमने, ये इसके अंदर ले ली हमने आइडियल गैस, इसके अंदर हमने आइडियल गैस ले ली। जो ये हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है, इसके ये वाली जो ये बेस लेयर है ये कैसी है, ये कंडक्टिंग है। ये कैसी है, कंडक्टिंग। और जो ये साइड वाली जो लेयर जो साइड वाली जो वॉल्स है, बेस वॉल है, बेस वाली वॉल है वो तो कंडक्टिंग है। जो ये साइड वाली वॉल है ये कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, हमने ये एक सिलेंडर ले लिया जिसमें क्या हुआ, ये साइड वाली वॉल्स हमने कैसे ली, नॉन कंडक्टिंग ली, और जो ये बेस वाली वॉल है ये कैसे ली, हमने कंडक्टिंग ली। और इसके अंदर हमने क्या किया, आइडियल गैस भरती है। अब इसमें हमारे पास आएंगे कुछ स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने इसको उठा के सोर्स पे रख दिया। हमने इसको उठा के सोर्स पे रख दिया। सोर्स पे रखने के बाद क्या हुआ, ये गैस है ये एक्सपेंड करने लगेगी। हमने क्या किया, हमें इस गैस को एक्सपेंड कराना है। एक्सपेंड कैसे कराना है, मान लो हमने ये जो हमारे पास ये कंटेनर है, इसके ऊपर हमने कुछ मान लो वेट्स रख दिए और हमें इस गैस को एक्सपेंड करवाना है। हमें इस गैस को एक्सपेंड करवाना है। हमने इसको इस पे रखा। एक्सपेंड कराने के लिए क्या करेगा, यहाँ से ये हमारे पास हो गया सोर्स, हो गया और इस सिलेंडर को हमने रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, इस सिलेंडर को हमने रख दिया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर कुछ हमारे पास ये कुछ वेट था, हमने इस वेट को धीरे धीरे करके उठाना शुरू किया। या कोई और भी प्रोसेस हो सकती है, किसी और तरीके से भी हम इसको एक्सपेंड करवा सकते हैं। इसके अंदर आइडियल गैसेज है, इन वेट को धीरे 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 स्लोली हमें इसको कैसे एक्सपेंड कराना है, स्लोली एक्सपेंड कराना है। धीरे धीरे इन वेट्स को उठाना शुरू किया, इस वेट को उठाना शुरू किया। छोटे छोटे वेट्स हैं, धीरे धीरे इनको उठाना शुरू किया। छोटे छोटे बहुत सारे वेट्स हैं, इनको उठाना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सपेंड कर जाएगी। ये पिस्टन है, ये ऊपर चला जाएगा। पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो टेम्परेचर, ये कैसे एक्सपेंड, स्लोली एक्सपेंड करवा रहे हैं। मतलब ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ये कंडक्टिंग वॉल है तो यहाँ से सोर्स से कुछ टेम्परेचर, यहाँ सोर्स से कुछ हीट यहाँ पे चली जाएगी ताकि इन दोनों का टेम्परेचर है वो सेम रहे। फिर से सुन लो एक बार, क्या होगा, हमें इस गैस को एक्सपेंड करवाना है। हमने यहाँ से कुछ छोटे वेट से इनको उठाना शुरू किया तो ये पिस्टन है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। इन दोनों का हमें टेम्परेचर सेम रखना है, इस वर्किंग सब्सटेंस का और इस सोर्स का
टेम्परेचर हमें सेम रखना है। टेम्परेचर सेम रखने के लिए यहाँ से क्या हुआ, ये वॉल कंडक्टिंग है, ये वाली बेस वॉल है, ये कंडक्टिंग है, तो यहाँ से सोर्स से हमारे पास कुछ हीट इसमें ट्रांसफ़र कर जाएगी। कितनी हीट ट्रांसफ़र कर गई, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर गई। हमने मान लिया यहाँ से कितनी हीट ट्रांसफ़र कर गई, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर गई। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास P हो गया, ये V हो गया, गैस है वो आइसोथर्मली एक्सपेंड कर गई। टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे प्रेशर था P था, P1 मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, T1 है। यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, यहाँ पे प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर अभी भी कितना है, T1 है। कैसे एक्सपेंड कर गई है ये, आइसोथर्मली। तो ये जो स्टेप 1 होता है इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होगा हमारे पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें क्या हो गया हमारे पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा हमारे पास, स्टेप 2। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, देखो ये हमारे पास गैस थी। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास गैस थी इसको हमने किस पे रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। ये हमारे पास गैस हो गई, ये हमारे पास हो गई गैस, इसको हमने रख दिया एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे। इंसुलेटिंग स्टैंड है तो यहाँ से कुछ भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, यहाँ से कुछ भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया तो यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। यहाँ से हम वेट है वो उठाएंगे तो यहाँ पे पिस्टन तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो ये कैसा एक्सपेंशन होगा, ये एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगा। यहाँ पे टेम्परेचर है इसका ये चेंज हो जाएगा, हीट तो कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिकली एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। कैसे हो जाएगा इसमें, देखो इसी में बना देते हैं, है ना, इसी में बना देते हैं। क्या होगा, यहाँ पे गैस थी वो यहाँ पे थी, अब ये कहाँ पे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये चली गई इस टाइप से चली गई। क्या कहाँ पे चली गई ये, अब इसका प्रेशर भी चेंज हो गया, P3 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, V3 हो गया, टेम्परेचर T1 था अब इसका टेम्परेचर हो गया T2 हो गया, है ना। ये कौन सा स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गया। यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं, चलो ये 1 था, ये 2 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 2। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे क्या होगा हमारे पास, स्टेप 3। थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारे पास, हमने फिर से इस कंटेनर को किस पे रख, हमने इस कंटेनर को हमने अब किस पे रख दिया, सिंक पे रख दिया। ये सिंक है, अब हमने इसको किस पे रख दिया, सिंक पे रख दिया, ठीक है, सिंक पे रख दिया। और इसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा वेट रखना फिर से स्टार्ट कर दिया। किया क्या हमने, ये हमारे पास क्या हो गया, सिंक हो गया, ये सिंक हो गया जिसका टेम्परेचर कितना है, T2 है इसका टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिंक हो गया जिसका टेम्परेचर जो T2 टेम्परेचर पे होता है वैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमने गैस को रख दिया इसके ऊपर, अब हमने इस गैस को इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास पिस्टन हो गया, इसमें हो गई ये आइडियल
गैस। अब इस वेट को हमने धीरे धीरे यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया ताकि ये कंप्रेस हो जाए। हमें क्या कराना है, अब इस गैस को क्या कराना है, कंप्रेस कराना है। कंप्रेस कराने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे ये वॉल कैसी है, ये वॉल कंडक्टिंग है, तो यहाँ से कुछ हीट इसमें फ्लो कर जाएगी। यहाँ से कुछ हीट Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे चली जाएगी ताकि यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहे। क्योंकि हम ये कैसे करा रहे हैं, धीरे धीरे करा रहे हैं, तो ये प्रोसेस कैसी होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या किया हमने इस गैस को कंप्रेस कराना है। कंप्रेस कराने की वजह से यहाँ पे इसको पिस्टन को नीचे लेके आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, है ना। हमें इस टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है, हमें इसको स्लोली कराना है, बहुत धीरे धीरे कराना है। तो यहाँ से कुछ हीट इसमें ट्रांसफ़र कर जाएगी ताकि यहाँ पे टेम्परेचर है वो क्या रहे, सेम रहे। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या हो गया, यहाँ पे आइसोथर्मली क्या कर गई, ये कंप्रेस कर गई। तो ये हो गया हमारे पास आइसोथर्मली ये कंप्रेस कर गई। क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर आ गया P4, वॉल्यूम आ गया V4 एंड टेम्परेचर आ गया T2। टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, है ना, टेम्परेचर सेम रहेगा। ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 3। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप 4 में हमारे पास क्या होगा, फिर से एडियाबेटिकली कंप्रेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दो। ये हमारे पास हो गया इंसुलेटिंग स्टैंड, इसके ऊपर हमने रख दिया इस कंटेनर को, ठीक है। हमें इसको कंप्रेस कराना है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, कुछ भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि ये वॉल कैसी है, ये वाला हमारे पास क्या है, इंसुलेटिंग है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो इसके ऊपर ये यहाँ पे क्या होगा, कोई भी हीट नहीं जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। क्या हो गया, ये हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 4th। फिर से वहीं पे आ गया, ये हमारे पास हो गया 4th स्टेप। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, एक तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, रिवर्सिबल हो गई, क्योंकि वहीं से जहाँ से स्टार्ट हुई थी घूम के वहीं पे ही आ गई है। तो अब चलते हैं, अब हम देखते हैं इनमें वर्क डन कितना होगा, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। चलो फिर से बनाते हैं ये डायग्राम, आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बना है, डायग्राम क्या बना है हमारे पास, इस साइड ये हमारे पास हो गया P हो गया, ये V हो गया, वन सेकेंड रुको, ठीक है। ये हमारे पास जो गैस है ये ऐसे जा रही है, यहाँ पे इनिशियली P1 V1 एंड T1 है, ये हो गया P2 V2 एंड टेम्परेचर तो अभी भी T1 ही है, ये P3 V3 एंड टेम्परेचर अभी T2 हो गया। यहाँ पे ये P4 V4 एंड T2, फिर से P1 V1 एंड T1, ठीक है। चलो अब हमारे पास सबसे पहले आया था, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
आइसोथर्मल एक्सपेंशन आया था। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डी क्यू आएगा, वो 0 आएगा, मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी होगी उतना ही क्या आएगा, वर्क डन आएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल ही कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, इसको हम W लिख देते हैं, W1 लिख देते हैं। आइसोथर्मल में याद करो कैसे लिखते थे, NRT, याद है ना, NRT1 log ऑफ V2 बाय V1, सिंपल। सेकंड हमारे पास आया है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम वर्क डन को क्या लिखते थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा रुको क्या कर दिया ये, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है ना, स्लो होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, जो इंटरनल एनर्जी आती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है वो 0 आती है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है वो 0 आती है। तो जो जितना भी हमारे पास हीट होती है वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब एडियाबैटिक बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, फास्ट होने की वजह से यहाँ पे हीट में कुछ भी चेंज नहीं आता, यहाँ पे हीट 0 हो जाती है। तो जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी, वर्क डन को मैं W लिख रही हूँ। और एडियाबैटिक में वर्क डन को कैसे लिखते हैं, NR गामा -1 इंटू T2 माइनस T1, ये हमारे पास हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब बात करते हैं, फिर से हमारे पास क्या आ गया, थर्ड नंबर पे फिर से हमारे पास क्या आ गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो फिर से वही वर्क डन है ना, फिर से वही वर्क डन, क्या आएगा हमारे पास, इंटरनल एनर्जी फिर से क्या आ गई, 0 आ गई। तो जो हीट थी, Q2 अमाउंट ऑफ हीट थी वही वर्क डन में कन्वर्ट होगी। तो वर्क डन अब की बार क्या आ गया, W3 आ गया। वर्क डन फिर से वही लिखेंगे, अब की बार कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो माइनस ऑफ NRT2 log ऑफ V फाइनल कितना है हमारे पास, V4 डिवाइडेड बाय V3। तो ये कितना आ गया हमारे पास, इसको ये भी लिख सकते हैं, माइनस को अंदर लेके जाओ, NRT2 log ऑफ V3 बाय V4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया एडियाबैटिक फोर्थ आया हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में फिर से हमारे पास जो भी हीट होगी वो क्या होगी, हीट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो हीट चेंज क्या आ गया, 0 आ गया। जो भी एनर्जी है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट होगी। तो ये W3 तो हो गया, 4 आ गया हमारे पास है ना, W4 कितने आ जाएगा, W4 कितना आएगा हमारे पास, फिर से वैसा ही फॉर्मूला, NR डिवाइडेड बाय, ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर से ये है ना, ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, 1 माइनस गामा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, हाँ ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, सभी के लिए वर्क डन आ गया, अब टोटल वर्क डन क्या होगा, देखो वैसे तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये एक्सपेंड हो रही है, फिर ये एक्सपेंड हो रही है, ये कंप्रेस हो रही है और ये कंप्रेस हो रही है ना। इसके एक्सपेंशन वाला देखो, ये आइसोथर्मल वाला देखो, पहले आइसोथर्मल ये है और एक ये है, ये यहाँ पे वर्क डन NRT1 log V2 बाई V1 है, यहाँ पे NRT2 log V3 बाई V4 है। कंप्रेशन में देखो, एडियाबैटिक में देखो, एक्सपेंशन में NR गामा -1 T2 माइनस T1 NR 1
अच्छा 1 माइनस क्या कर दिया मैंने, ये रुको, 1 माइनस गामा आएगा ना, ये 1 माइनस गामा आएगा, रुको, है ना, 1 माइनस गामा आएगा, गामा -1 करेंगे तो यहाँ पे T1 माइनस T2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, एक तो कंप्रेशन है, एक तो एक्सपेंशन है, और दूसरा क्या है हमारे पास, कंप्रेशन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन हमने लिख दिया W, और वो किसके इक्वल आएगा, W1 प्लस W2, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, W3 माइनस W प्लस W4, इनको माइनस कर देंगे, वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा वर्क डन हमारे पास, nRT1 log V2 बाई V1 प्लस ये क्या आएगा हमारे पास, nR1 माइनस गामा T2 माइनस T1 माइनस nRT2 log क्या था, V4 बाय, अच्छा ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V4 बाई V3, या फिर V3 बाई V4 लिख लो इसको, नहीं यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था, W3 को हमने V3 बाई V4 लिख दिया था, या फिर माइनस में V4 बाई V3 कर लो। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस होगा, nR डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा क्या था, T1 माइनस T2, क्या आ गया, T1 माइनस T2 आ गया। अब इन दोनों को देखो, ये T1 है, ये 1 नहीं है, T1 है, T2 नहीं, T1 है ना। अब इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को देखो इन दोनों में क्या है, ये T2 माइनस T1 है, ये T1 माइनस T2 है, तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास जो वर्क डन बचा वो क्या बच गया, वर्क डन हमारे पास आ गया nRT1 log V2 बाई V1 माइनस nRT2 log V3 बाई V4, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया, और यही हमारे पास हीट है ना, Q1 प्लस Q2, यही तो हीट है हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम एफिशिएंसी की, है ना, एफिशिएंसी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेरिवेशन भी नहीं है, हमें कुछ वैल्यू निकालनी है इसमें। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन था उसमें हमारे पास क्या आया था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। ये पहले करवाए हुए हैं, मैंने बोला था ना आइसोथर्मल और एडियाबेटिक पढ़ के आना, उसमें ये इक्वेशन होती है आइसोथर्मल की। फिर एडियाबेटिक आया तो हमने उसमें क्या लिख सकते हैं, P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। फिर हमारे पास फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन आया, क्या लिख सकते हैं, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। फिर से हमारे पास क्या आया, फिर से हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन आया, उसमें क्या लिख सकते हैं हम, P4 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। फिर से वही लिख दिया। अब इधर वालों को और इधर वालों को सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई LHS एंड RHS कर दो मल्टीप्लाई, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो P1 V1 P2 V2 की पावर गामा, इसको इधर सारे को मल्टीप्लाई कर दो, आगे आएगा हमारे पास P3 V3 P4 V4 की पावर गामा। इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, P2 V2 P3 V3 की पावर गामा, P4 V4 P1 V1 की पावर गामा। ठीक है, हमने
लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सबको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, देखो यहाँ से P1 P2 P3 P4, P2 P3 P4 P1, सारे के सारे ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। प्रेशर मतलब कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बचा है V1 V2 V3 V4, क्या बचा है V1 V2 की पावर गामा, V3 V4 की पावर गामा, उधर क्या बचा V2 V3 की पावर गामा, V4 V1 की पावर गामा। अब यहाँ पे देखो V1 इधर है और इधर V1 की पावर गामा है, तो V1 को एक साइड रख दो, ऐसे जैसे V1 को मैं इधर लेके आ गई, क्या आ जाएगा हमारे पास V1 को इधर लेके आ जाओ, V1 को इधर या फिर V1 को इधर ही लेके आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, देखो V2 को इधर लेके आओ, क्या आ जाएगा V2 की पावर गामा डिवाइडेड बाई V2, V4 को इधर लेके आओ, V4 की पावर गामा डिवाइडेड बाई V4, ठीक है। इस साइड क्या बचेगा हमारे पास, इस साइड बच गया हमारे पास V3 की पावर गामा डिवाइडेड बाई V3, V3 को इधर लेके आए, फिर V1 की पावर गामा डिवाइडेड बाय V1। अब इन पे क्या क्या, इनको ऊपर लेके जाओ, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे V2 की पावर गामा -1, V4 की पावर गामा -1, ये V3 की पावर गामा -1, ये V1 की पावर गामा -1, ठीक है। सभी की पावर गामा -1 है, तो मैंने इनको इकट्ठा करके रख दिया, लिख दिया, क्या लिख दिया V2 V4 की पावर गामा -1 विच इज इक्वल टू V3 V1 की पावर गामा -1। अब देखो अगर हमारे पास ऐसे कोई इक्वेशन होती है x - 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x - 2x + 5 की पावर 2, ऐसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे पावर 2 है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, अगर यहाँ पे पावर 3 है तो हम क्यूब रूट ले लेते हैं, और ये ऊपर वाला क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है और हम इसको ऐसे लिख देते हैं x - 2 इज इक्वल टू x - 2x + 5। इसी टाइप से ये है, तो यहाँ पे हम क्या किसका रूट ले लेंगे, गामा -1 का रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास V2 V4 विच इज इक्वल टू V3 V1। अब V2 इधर लेके आ गई मैं V1 को, V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाय V4, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाय V4 आ गया। अब आगे देखो, अब हमारे पास जो Q1 था या W1 था, जो भी लिखो, क्या था हमारे पास nRT1 log V2 बाय V1, एंड जो हमारे पास Q2 था वो क्या था W2 या फिर W3 था, ये है ना, ये W3 था। W2 तो किसका था, W2 तो हमारे पास एडियाबैटिक का एक्सपेंशन था, ये क्या था W3 था और ये Q2 था। 3 और 2 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या आ गया ये nRT2 log ऑफ V3 बाई V4, वैसे तो V4 बाई V3 था अगर यहाँ पे माइनस लगा होता, लेकिन माइनस को log के अंदर ले गए तो क्या आ गया हमारे पास V3 बाय V4। देखो यहाँ पे हमने लिखा था, ये माइनस था, द V4 बाई V3 था, माइनस को अंदर लेके गए तो log ऑफ V3 बाय V4 हो गया, ठीक है। क्या आ जाएगा, अब इन दोनों को कर दो डिवाइड, ये हमारे पास डिवाइड Q2 बाय Q1, क्या आ जाएगा हमारे पास Q2 बाई Q1 किसके इक्वल आ गया, W3 बाई W1 के इक्वल आ गया, क्या आ गया हमारे पास nRT2 log V3 बाई V4 डिवाइडेड बाय nRT1 log V2 बाई V1। अब अभी हमने निकाला है जो V2 बाई V1 है वो किसके इक्वल है, V3 बाय V4 के इक्वल है। क्या लिखा है हमने, V2 बाय V1 किसके इक्वल है, V3 बाय V4 के इक्वल है। तो वैल्यू पुट कर दो, V3 बाई V1 की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर दो, V2 बाई V1, कुछ भी पुट कर दो, या तो V3 बाई V4 को V2 बाई V1 पुट कर दो, या V2 बाई V1 को V3 बाई V4। क्या आ जाएगा, Q2 बाई Q1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, T2 log ऑफ V2 बाय V1 डिवाइडेड बाय T1 log ऑफ V3 बाय V2 बाय V1,
क्या जाएगा, V3/V4 को हमने क्या पुट कर दिया, V2/V1। तो ये वाली चीज़ भी फिर से कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास क्या गया, Q2/Q1 किसके इक्वल है, T2/T1 के। और यही है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट। कार्नोट इंजन की यही खासियत है कि वहाँ पे Q2/Q1 किसके इक्वल होगा, T2/T1 के। ठीक है, यही खासियत है कार्नोट इंजन की। बाकी में Q2/Q1 टेम्परेचर पे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वहाँ पे Q2/Q1 ही होता है। लेकिन यहाँ पे Q2/Q1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, T2/T1 के। अब निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का तो सेम ही फॉर्मूला है हमारे पास। क्या आती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आती है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम टू द heat given to the system। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, एफिशिएंसी किसके इक्वल आ गई, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1। और वर्क डन हमारे पास कितना आया था, Q1 - Q2 आया था, याद है या नहीं, डिवाइडेड बाय Q1। कितना आ गया हमारे पास Q1 - Q2 क्यों आया, वर्कडन हमारे पास टोटल वर्कडन आया है Q1 - Q2, क्योंकि हीट तो दोनों में ही आई है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में और आइसोथर्मल कंप्रेशन में। क्या आ गया हमारे पास, ये 1 - Q2/Q1। ठीक है, तो हमारे पास एफिशिएंसी किसके इक्वल आ गई, एफिशिएंसी हमारे पास किसके इक्वल आ गई, Q2/Q1 की वैल्यू पुट कर लो, 1 - T2/T1। एफिशिएंसी देखो यहाँ पे, पहले हमारे पास जो इंजन थे उसकी एफिशिएंसी यही आ रही थी, 1 - Q2/Q1। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। ध्यान देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे एफिशिएंसी है वो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। हीट के ऊपर नहीं, ये सिर्फ एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। T1 और T2 के मतलब सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी, इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कि हमने टेम्परेचर का डिफरेंस अगर ज़्यादा कर दिया, टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा कर दिया तो वहाँ वो इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होगा। मतलब या फिर ये बोल सकते हैं, अगर हमने मान लो T2 की वैल्यू 0 कर दी, T2 की वैल्यू 0 है तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगी, है ना। टेम्परेचर की वैल्यू T2 की वैल्यू 0 है तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगी, जो कि मैंने बताया था कि पॉसिबल होती नहीं है, एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास T2 की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगा, T2 की वैल्यू जितनी कम, T1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट इंजन होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, Q1 और Q2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं है इसमें, हमारे पास 4 प्रोसेस हुई है बस, और वो भी कैसे हो गई, रिवर्सिबल, जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर उसके बाद फिर से एडियाबैटिक कंप्रेशन। उन सब में हमने वर्क डन निकाला, टोटल वर्क डन निकाल लिया हमने, हीट निकाल ली उसमें, और हीट निकालने के बाद हमने प्रूव कर दिया कि Q2/Q1 है वो T2/T1 के इक्वल है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी जो 1 - Q2/Q1 होती है, लेकिन यहाँ पे Q2/Q1 T2/T1 के इक्वल है, तो 1 - T2/T1 के इक्वल हो गई। इससे हमें पता लगा कि एफिशिएंसी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कार्नोट इंजन। चलो आज का लेक्चर यहीं तक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।